तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स के अंदर भर्ती आ चुकी है मेरे भाई। नई भर्ती आई है, इसका आप शानदार आपके पास मौका है दोस्तों इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होने का। अगर आप भी इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप डेट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 6 जुलाई से 26 जुलाई तक आप इसको भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट भी आपको दिखाई गई है। 22 से 23 सितंबर के बीच आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में मेरे भाई इस नोटिफिकेशन को आज हम बात करेंगे, इस नोटिफिकेशन की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेरे भाई। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, अगर आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच अगर आपकी एज है मेरे भाई, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपकी जो एज है, मिनिमम एज मेरे भाई आपकी 17.5 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप प्रेग्नेंट भी नहीं होने चाहिए और ना ही आपकी शादी होनी चाहिए। और आपके 4 साल में जब भी आपका जो ड्यूरिंग जो इंगेजमेंट पीरियड होगा अग्निवीर के तहत, तो वहाँ पर आपका ना तो रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब आप मैरिड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका साइंस सब्जेक्ट, अगर आप 12th साइंस पास आउट है, अगर साइंस पास आउट नहीं है तो वो भी भर सकता है। ऐसा नहीं कि आप टेंशन मत लें कि अगर हमारी पीसीएम नहीं है तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आपकी साइंस सब्जेक्ट है तो सबसे पहले तो वही है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट है तो आप पीसीएम से, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से अगर आपने साइंस करी हुई है, 12th पास आउट किया हुआ है, अगर 50% मार्क्स आपके ओवरऑल आते हैं और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में हैं, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 12th पास आउट पीसीएम से नहीं किया हुआ है, अगर आपने आर्ट्स से किया हुआ है तो क्या नहीं भर सकते, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा हुआ, अगर आप 7.2 वाला कॉलम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पास्ट इंटरमीडिएट आपने देखा होगा, पास्ट इंटरमीडिएट यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास होते हैं, ठीक है, किसी भी एनी स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12th पास आउट की हुई है 50% मार्क्स से, ठीक है। अगर आपके ओवरऑल 50% मार्क्स आते हैं या फिर मार्क्स आपके 50% इंग्लिश में है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इसे भर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मेरे भाई, ठीक है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इन सारे इसमें, ठीक है, इन सारे ट्रेड में, चाहे वो मैकेनिकल का ट्रेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इनमें आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मेरे भाई, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर आपने वोकेशनल 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स किया हो, ठीक है, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स मैथ्स आपने किया हो इसमें, ठीक है, 50% मार्क्स इसमें भी एग्रीगेट मांगे गए हैं और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में मांगे गए हैं, ठीक है। तो 50% ओवरऑल होने चाहिए और 50% इंग्लिश में। ये सारे, चाहे कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सारे में आपको मांगा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे वो आप साइंस हो, चाहे वो आप आर्ट्स से आपने 12th पास आउट किया, आप दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम बात करें तो डोमिसाइल आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर चाहिए होगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है, जिसे हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें तो डोमिसाइल के बाद अगर हम मेडिकल की बात करें, ठीक है, मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, यानी कि
हिल रीजन से आते हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, या और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्दर्न रीजन के हैं, तो यहाँ पर आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि आपका अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 147 सेंटीमीटर, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो लक्षद्वीप में आपको मिनिमम हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर चाहिए होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे तो वेट की बात कर ले, तो वेट की बात करेंगे तो वेट आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेल के लिए वही 77 सेंटीमीटर का आपका 77 के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी कि ओवरऑल 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए उनके अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे तो हियरिंग की आपकी कंडीशन होनी चाहिए, हियरिंग आप सुन सकते हैं, मतलब 6 मीटर के रेंज में आपकी एकदम नॉर्मल होना चाहिए हियरिंग का। और डेंटल की बात करेंगे तो डेंटल आपका 14 डेंटल यहाँ पे पॉइंट होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स आपके आने चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाओगे इसके लिए। अगर आप 14 डेंटल पॉइंट से कम आते हैं आपका, तो डिक्लेयर यहाँ पे अनफिट भी हो जाएंगे आप, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जनरल हेल्थ की बात करें तो जनरल हेल्थ का मतलब है कि आप मतलब कोई ऐसा सर्जरी मतलब डिसीज नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कि आप मेंटली अनफिट हैं, फिजिकली अनफिट है, तो वहाँ पे भी आप अनफिट कर दिए जाओगे। कोई सर्जरी अगर आपकी बहुत मेजर सर्जरी आपने करवाई है तो आप वहाँ पे भी अनफिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये फीमेल कैंडिडेट के प्राइवेट पार्ट्स के लिए होता है, ये आपको पता होगा फीमेल कैंडिडेट्स को। जेंडर की बात करें तो जेंडर आपका अगर कोई अपोजिट जेंडर आपका पाया जाता है तो वहाँ पे भी आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए ये भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। विजुअल स्टैंडर्ड आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है पूरा, ठीक है। आपकी जिस अकॉर्डिंग आपकी आइस है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और लेजिक अगर आपकी सर्जरी है, लेजिक या पीआर की सर्जरी आपने की हुई है तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आगे बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये भी अलाउ नहीं है। बॉडी टैटू भी अलाउ नहीं है, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बॉडी टैटू, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड, साफ साफ लिखा हुआ है। ओनली सिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि वो मूछ वगैरह रख सकते हैं, बियर्ड मूछ, ठीक है। आगे बात करेंगे टर्म एंड कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 4 साल का आपका अग्निवीर है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप परमानेंट अग्निवीर के अंदर रख दिए जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि परमानेंट अग्निवीर के तहत आप रख दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अगर बैकग्राउंड में दोस्तों अगर बकरियों का शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, ठीक है। तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड है और लीव है। लीव आपको एनुअल लीव 30 दिन का मिलेगा, ठीक है, पर ईयर 30 डे का यहाँ पे लीव है। और आपके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सिक लीव भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, तो अगर सैलरी की बात की जाए तो जिसके लिए बेशक सभी लोग इंतजार करते हैं, तो एक सैलरी एक बेसिक यहाँ पे कंपोनेंट रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी जॉब को सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर किसी को सपना भी होता है अग्निवीर में जाने का, किसी को सपना होता है एयरफोर्स में जाने का, तो किसी का सपना भी होता है और किसी को मजबूरी भी होती है भाई, ठीक है। हम एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली में ज़रूरी भी होता है कि हमें एक अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिल पाए, सरकारी जॉब। तो इसके लिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखने को मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अग्निवीर में जो पैकेज आपको 30,000 पर मंथ का मेरे भाई यहाँ पे पैकेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन होता है कट के आपके हाथ में, ठीक है। इन हैंड जो सैलरी आती है वो आती है मेरे भाई 21,000, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 21,000 आपको इन हैंड सैलरी फर्स्ट ईयर मिलेगी। फिर इंक्रीमेंट होगा अगले साल, फिर 23,000 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल 25,000, फिर 28,000। लेकिन सैलरी जो आपकी है वो फर्स्ट ईयर में 30,000 की है और सेकेंड ईयर में 33,000, फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी है मेरे भाई। सैलरी में डिडक्शन होता है आपका 9,000 आपकी उसमें से कटेगा, ये आपकी सैलरी में से कटेगा 9,000। और 9,000 जो है आपकी जो गवर्नमेंट है वो पीएफ के तहत आपका मतलब ऐड करती है, मतलब
इसमें आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिलता है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा टोटल 5 लाख आपकी तरफ से और ये सरकार कंट्रीब्यूट करती है। तो जो 10 लाख आपको अप्रोक्सीमेट आपको 10 लाख मिल जाता है सेवानिधि पैकेज के तहत, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये हो गया मेरे भाई। अगर बात कर लेते हैं आप इसके बाद, अगर आपको इसके बाद यहाँ पर हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि MCQ बेस्ड आपका टेस्ट होता है, ठीक है। MCQ बेस्ड है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। और आधार कार्ड आपको जरूरी ले जाना होगा। आधार कार्ड आप यहाँ से इस वेबसाइट से एडमिट कार्ड आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे। और साइंस सब्जेक्ट जो है आपका जो पेपर रहेगा वो मैं आपको एक बार पेपर दिखा दूँ मेरे भाई, ठीक है। आपका क्या क्या यहाँ पे सिलेबस आएगा और आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं आप, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 6 जुलाई से और लास्ट है आपका 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और एग्ज़ाम डेट आपको 22 से 23 सितंबर है, ठीक है। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, मैंने बता दिया आपको कहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जनरल के लिए यहाँ पे 550 यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है और SC ST के लिए भी 550 यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं इसकी एज मैंने आपको बता दी है 17.5 से 22 साल इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है साइंस सब्जेक्ट का, अगर देखें तो साइंस सब्जेक्ट में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। साइंस सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश पूछी जाएगी, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश 20 नंबर का, फिजिक्स 25 नंबर का, मैथ्स 25 नंबर की, ठीक है। मार्क्स 1 नंबर ठीक है। 1 नंबर मिलेंगे आपको, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर ईच है। तो यहाँ पे टोटल टाइम आपको 20 मिनट और 20 मिनट, यानी कि टोटल 60 मिनट आपको 1 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर साइंस से सब्जेक्ट हो गया है, फिर इसके बाद आता है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम पैटर्न, जिसमें साइंस सब्जेक्ट वाले नहीं है, आर्ट साइड के है, ठीक है। तो वो इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस उनकी आती है 20 और 30 मार्क्स का। तो इसके अंदर आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद एक्स और वाई ग्रुप भी आता है, ठीक है, जिसमें दोनों एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग और साइंस एंड उसके बाद जो आर्ट्स हैं, ठीक है। ये तीनों एलिजिबल इसके अंतर्गत होते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसके अंदर पूछी जाती है। इंग्लिश 20 नंबर की, फिजिक्स 25, मैथमेटिक्स 25 नंबर का और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये 30 नंबर का होता है। और यहाँ पर टोटल टाइम आपको 85 मिनट यहाँ पे टोटल टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई आज की इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन अग्निवीर एयरफोर्स का। अगर आप भी इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो आप भी इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।